दे दूंगा मैं, ये ले लेना प्रिंट आउट है इन लोग के पास। तो डिपार्टमेंट स्टार्ट करता है, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम डन है अपना। फेज 2 का लास्ट चैप्टर डिपार्टमेंट, ठीक है, ये हो गया। तो मतलब एग्जाम्पशन वाला पार्ट तो शॉर्ट है अपने हाथ में। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स पहले समझना होगा, ये डिपार्टमेंटल होता क्या है, डिपार्टमेंट्स होते क्या है, ठीक है। कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं एक बहुत बड़े एरिया में बांटे हुए, और कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जो आप बोलते हो डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है। ग्रोसरी स्टोर्स के जब अलग अलग ब्रांचेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर। जैसे कोई टाइम पहले जब तक बिग बाजार था, अभी तो था ही बोलूंगा, है नहीं क्योंकि स्मार्ट बाजार बनता जा रहा है। बिग बाजार जब आप घुसते थे, बिग बाजार को आप क्या बोलते थे, इट्स अ डिपार्टमेंटल स्टोर। व्हाई? बिकॉज डिपार्टमेंट वाइज उसमें बांट के रखा हुआ था कि इफ यू वांट किचन वेयर आइटम्स तो अलग था, बेबी फूड्स अलग था, ठीक है, ऑयल घी सेगमेंट अलग, बिस्किट का सेगमेंट अलग, यानी उसी को बोलते हैं डिपार्टमेंट्स। जब आप अपने कैटेगरीज को डिपार्टमेंट वाइज बांट देते हैं, देन कम्स द प्ले ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट, ठीक है। ये तो एक तरह का डिपार्टमेंटल स्टोर। बट थिंक अबाउट मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ऐसे थोड़ी ना डिपार्टमेंट्स में बांट के रखती है, उसका तो गाड़ी है तो गाड़ी है, तो उसका डिपार्टमेंट क्या है, उसका डिपार्टमेंट उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। आपको क्या लगता है मारुति सुजुकी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या 3000-4000 स्क्वायर फीट में बना हुआ होगा क्या? इट माइट बी कम से कम 1 किलोमीटर रेडियस में भी हो सकता है, ठीक है। इतना बड़ा फैलावा होता है उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसे होता है उसका, एक जगह उनके पार्ट्स बनते हैं, एक जगह उसका कलरिंग होता है, एक जगह इंजन का काम होता है, एक जगह इंटीरियर का काम होता है, एक जगह उसका असेंबलिंग होता है, और एक जगह उसका सर्विसिंग का काम होता है। कल को कोई गाड़ी में कुछ खराबी निकल गया, कोई कस्टमर कंप्लेन करता है, तो वो वापस भी तो आता है, तो उसको रिपेयर भी तो करना पड़ेगा। तो ऐसे करके उन लोग क्या करते हैं, डिपार्टमेंट्स को बांट के रखते हैं, ठीक है। अब मारुति सुजुकी का इतना बड़ा एरिया में सपोज पूरा का पूरा फैक्ट्री बसा हुआ है, ठीक है, इतना बड़ा एरिया में उसका फैक्ट्री बना हुआ है। ये इतना बड़ा एरिया में सारा का सारा चीज उसकी कॉस्ट ऑफ मारुति को इंपैक्ट करता है। क्योंकि सोचो, उसने यहाँ पे एक स्टोर डिपार्टमेंट बना दिया। स्टोर, स्टोर का मतलब जहां पे सामान रखता है वो सारा का सारा, ये भी तो एक तरह से खर्चा क्रिएट करता होगा। स्टोर के अंदर में विजिलेंस होगा, सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा हुआ होगा, आदमी अपॉइंट किए हुए होंगे उनको सैलरी वगैरह देना, और ये एरिया, इसका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी लगता होगा, ठीक है। फिर हो सकता है एक जगह उसका क्या होता है, पार्ट्स बनते हैं, यहाँ इसका पार्ट्स मैन्युफैक्चर होता है गाड़ी का, ठीक है, यहाँ इसका इंजन बनता होगा, इंजन मैन्युफैक्चर होता है, यहाँ इसका कलरिंग होता है, असेंबलिंग, ठीक है, असेंबल किया जाता है सारे के सारे पार्ट्स को, इंजन को मिला के गाड़ी बनाई जाती है। उसके बाद गाड़ी का क्या होता है, कलर होता है, एक कलरिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है। फिर कल को कुछ हो जाए तो हम लोग का एक सर्विसिंग डिपार्टमेंट भी होगा, सर्विसिंग। फिर इन सबको काम को करने के लिए बहुत सारा पैसा आता है जाता है, सामान आता है जाता है, तो उसका रिकॉर्ड रखना होता है। उसके लिए हमने क्या रख रखा होगा, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स वाला भी तो होगा जो कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह करता होगा। फिर इतनी बड़ी फैक्ट्री है तो कैंटीन तो होगा ही होगा, हाँ, एचआर हेड ऑफिस में होगा, वहां से रिक्रूटमेंट वगैरह होता है। फैक्ट्री में एचआर का कोई काम नहीं है, वो एचओ से अपॉइंट किए जाते हैं। एचआर मींस ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो लगभग इतने डिपार्टमेंट्स तो उसकी फैक्ट्री में होंगे ही होंगे ना, राइट। अब देखो इतने सारे डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट एफिशिएंटली काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, टाटा जी को जानना जरूरी है। बिकॉज किसी एक दो डिपार्टमेंट ने गड़बड़ी किया
बहुत खर्चा लग रहा है उस डिपार्टमेंट के लिए, ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट किस पे जाएगा, फाइनल गुड्स पे। जो गाड़ी बनेगी वो महंगी बनेगी, इफ गाड़ी महंगी बनेगी तो प्रॉफिट मार्जिन तो रखना होगा, तो सस्ते में बेच नहीं पाएंगे। आपका जो मार्केट में सेलिंग प्राइस होगा कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स महंगा होगा, राइट। इसीलिए क्या करता है बड़ी बड़ी कंपनियां, डिपार्टमेंट को कॉस्ट सेंटर बना देती है, मतलब बोलती है ये तू अलग तू अलग तू अलग, सब अलग हो तुम लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हो, बिकॉज किसी एक डिपार्टमेंट ने काम नहीं करके दिया तो दूसरा डिपार्टमेंट का तो डिले होना ही है ना। सपोज असेंबलिंग वाली गाड़ी, असेंबलिंग वाला, इंजन वाले ने इंजन बना के भेज दिया बट पार्ट्स वाले ने बना के नहीं भेजा, तो गाड़ी असेंबल हो पाएगी क्या? और बाद में क्या लगेगा कि असेंबली वाले ने लेट करके दिया है। तो यदि कंट्रोल नहीं होगा तो हम लोग पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट का डिले का वजह से काम टाइम पे नहीं हो रहा, किस डिपार्टमेंट में ज्यादा कॉस्ट लग रहा है उसकी वजह से मेरी गाड़ी महंगी है। ठीक है, हो सकता है कि पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग वाली यूनिट में बहुत ज्यादा पार्ट्स वेस्टेज हो रहे हैं, लेबर्स जो एम्प्लॉयज है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं, आधे से ज्यादा पार्ट्स तो खराब ही कर देते हैं काम करते करते। हो सकता है इंजन वाले डिपार्टमेंट में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स प्रोक्योर करने होते हैं, खरीदने होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो इसको बोलेगा कि तू खरीद के दे दे, इसी को पता होगा ना कि कौन सा पार्ट चाहिए, तो ये पावर इसी को दे दिया कि तू ही खरीद, बेस्ट रेट में खरीद और बेस्ट रेट में इंजन बना के तू असेंबली डिपार्टमेंट को दे। यानी सेपरेट सेपरेट कॉस्ट सेंटर बना दिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बोलते हैं। हर एक के लिए मैनेजर अपॉइंट होता है, हर एक डिपार्टमेंट में मैनेजर बैठा हुआ होता है। पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में भी एक मैनेजर बैठा रहेगा, इंजन वाले में भी मैनेजर रहेगा, असेंबलिंग में भी मैनेजर रहेगा, कलरिंग वाले में भी, हर एक में मैनेजर रहता है। अब उस मैनेजर पे रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया कि तेरी परफॉर्मेंस साल के एंड में चेक की जाएगी कि तेरा डिपार्टमेंट कितना अच्छे से काम किया। जैसे कि आपने स्कूल्स में देखा होगा, स्टूडेंट्स को क्या करता है, डिपार्टमेंट वाइज बांटा जाता है। कैसे? हाउस वाइज, येलो हाउस, ग्रीन हाउस, रेड हाउस। एक तरह से क्या किया, ताकि एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ के ऊपर एक कैप्टन बैठा दिया जाता है उस कलर का, ग्रुप का, तो क्या होता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज द कॉस्ट सेंटर। ऐसा क्यों करते हैं? सो दैट वी कैन कंट्रोल चेक ऑन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। कौन, क्योंकि सारों को एक साथ कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, ना कि सारों की अकाउंटिंग करना भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसीलिए डिपार्टमेंट अकाउंट्स का रिक्वायरमेंट है। अब देखो क्या होगा, रेंट, सपोज यहां है मेरा हेड ऑफिस, ये है मेन ऑफिस, रेंट यदि यहां से पे हो रहा है टोटल रेंट ऑफ द फैक्ट्री, तब क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी परफॉर्मेंस जाननी है, तो ये एट द एंड ऑफ द डे इसको बताना पड़ेगा ना कि इसके डिपार्टमेंट में, इसके डिपार्टमेंट की वजह से कंपनी को कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, इसके डिपार्टमेंट की वजह से कंपनी को कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, इस डिपार्टमेंट की वजह से कंपनी को कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, इस डिपार्टमेंट के हर एक डिपार्टमेंट को यदि मैं कॉस्ट सेंटर बना दूंगा, आई नीड टू नो, ईच एंड एवरी मैनेजर आके मुझे रिपोर्ट करेगा, सर हमारी तरफ से तो हमने कंपनी को इतना कंट्रीब्यूशन दिया है, राइट। अब कंट्रीब्यूशन निकलता कैसे, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, राइट। अब ये क्या करेगा, स्टोर वाला इसको पार्ट्स बेच रहा है, पार्ट वाला इसको बेच रहा है, ये इसको बेच रहा है, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, इसी को तो बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। और एक जगह काम नहीं होगा तो कहीं पे भी काम नहीं हो पाएगा, यही तो है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। तो सामान भेजना, तो भेजना क्या है, डिपेंड, सेलिंग प्राइस पे भेजना है या कॉस्ट प्राइस पे भेजना है, बिकॉज ये बोलता है हम लोग अलग अलग है, मालिक ने हमें अलग बना दिया, तो यू हैव नो कंट्रोल, सब कुछ सेपरेट है, एक तरह से इतना सारा एंटिटी बना दिया एक ही बिजनेस के अंदर में, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम कहां आता है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में, यदि क्वेश्चन बोले या इस एरिया का इतना रेंट पे करना है, रुक जा, इस एरिया का इतना रेंट पे करना है, इस एरिया का इतना रेंट पे करना है, इस एरिया का इतना रेंट, इस अलग अलग रेंट बता दे, फिर तो प्रॉब्लम नहीं है ना। बट प्रॉब्लम कहाँ है, जब कॉमन एक साथ में वैल्यू बता दे कि तुमने 50 लाख रुपए का रेंट दिया है, किस डिपार्टमेंट के लिए कितना रेंट दिया है कैसे निकालो, क्योंकि जब तुमने इनको कॉस्ट सेंटर बनाया, जब तुमने इसको कॉस्ट सेंटर बनाया तो दे वांट टू गिव द प्रॉफिट और लॉस ऑफ देयर ओन डिपार्टमेंट। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, उस डिपार्टमेंट के खर्चे चाहिए ना,
तो कुछ कॉमन खर्चे जैसे रेंट, यदि फैक्ट्री एज ए होल का रेंट पे करना पड़ता है तो भाई इसमें कितना चार्ज करें, इसमें कितना चार्ज करें, पता होना पड़ेगा ना। इंटरनेट स्लो है, नेट बहुत स्लो है। एक सेकंड, स्लो क्यों हो गया? तो कॉमन रेंट ऑफ द फैक्ट्री, कॉमन रेंट ऑफ द फैक्ट्री कैसे बांटोगे? एरिया वाइज, जिसका जितना बड़ा एरिया रेंट उसी का ज्यादा जा रहा होगा ना। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी, कॉमन इलेक्ट्रिसिटी यदि पे कर रहे हैं तो क्या करोगे? कंजम्पशन, जितना यूनिट जो कंज्यूम कर रहा है, या लोड कैपेसिटी, ठीक है, लोड कैपेसिटी के हिसाब से बांट देंगे। ऐसे करके ही पूरा डिपार्टमेंटल अकाउंट चलेगा। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आप बांट ही नहीं सकते। जैसे कि आपने लोन ले रखा है, उस लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हो आप, कंपनी ने लोन लिया हुआ अपनी फैक्ट्री के लिए, उस पे इंटरेस्ट पे कर रही है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे बांटोगे कि उस लोन का अमाउंट तुमने किस डिपार्टमेंट के लिए कितना यूज किया, कैसे पता कर सकते हो? इजी नहीं है, पता हो ही नहीं सकता। वो कॉमन खर्चा होता है ना फैक्ट्री का लोन का, तो ठीक है, तो वो सेग्रीगेटेबल नहीं है। इफ क्वेश्चन खुद चिल्ला के दे दे इसके लिए इतना लोन यूज किया, इसके लिए इतना, इसके लिए, तब तो इजी है, बट ऐसा कभी होगा नहीं। तो इस टाइप के कॉमन खर्चों के लिए डिपार्टमेंटल कॉमन पीएनएल अकाउंट बनता है, ठीक है, क्योंकि कंपनी एज ए होल भी तो लास्ट में अपना पीएनएल अकाउंट बनाएगी ना। सारे डिपार्टमेंट का डेटा इकट्ठा करके क्या करेगी? एक कॉमन पीएनएल अकाउंट बनेगा, जस्ट लाइक ए ब्रांच अकाउंटिंग। अलग अलग ब्रांचेस है तो उसका लास्ट में क्या करते हैं? कॉमन पीएनएल अकाउंट बनता है। वैसे ही यहाँ पे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में होगा। क्लियर है? आई बात समझ में? इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का मतलब समझ में आया? इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का मतलब एक डिपार्टमेंट काम करेगा, दूसरे को देता जाएगा, तब जाके तो पूरा काम कंप्लीट होगा, ठीक है। हाँ हाँ, नाउ अब ये डिपेंड्स पॉलिसी ऑफ द कंपनी। सेल ही मानते हैं इसको। नाउ दिस सेल कैन बी एट कॉस्ट, can be at market price, can be cost plus certain percentage of profit। because देखो यहाँ पे जो मैनेजर बैठा है वो तो चाहेगा ना मालिक के नजर में मेरी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी हो। यहाँ जो मैनेजर बैठा है वो ये चाहेगा कि ऑनर की नजर में उसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी हो। और मालिक को सबसे अच्छा आदमी कौन लगता है? जो सबसे ज्यादा कमा के देगा, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट करके देगा। यानी हर डिपार्टमेंट जाएगा कि मेरा डिपार्टमेंट सबसे अच्छा दिखे। जैसे कि आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनी का आईटी डिपार्टमेंट होता है, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, सबको की अपनी ग्रुपिज्म चलती है, एक यूनिटी चलती है। क्यों? क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट सबसे अच्छा दिखना चाहिए, उनको दूसरे डिपार्टमेंट से फर्क नहीं है। ये कंपटीशन क्रिएट किया किसने? ऑनर ने। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बेनिफिट किसको होगा? क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिवली उन लोग ही काम करेंगे। अपना अच्छा दिखाने के लिए ऑनर का अच्छा हो रहा है, वैसे ही रिवार्ड दिया जाता है, राइट, और वैसे ही गाली भी दी जाती है। कोई डिपार्टमेंट खराब करेगा तो बढ़िया से मिलता है एकदम। तो यहाँ पे आपका जो कॉमन रेंट है वो बांटना है। अब ये इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर कंपनी की पॉलिसी टू पॉलिसी है। कॉस्ट पे भी कर सकता है, कंपनी बोलता है एक दूसरे को तुम कॉस्ट पे ही ट्रांसफर करोगे, ओके। कंपनी बोलता है मार्केट प्राइस में कर लो, ठीक है, मार्केट प्राइस में करेंगे। कंपनी बोलेगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में करो, कॉस्ट प्लस सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो वैसे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। लेकिन फंडा वही आ जाएगा, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे किसी ना किसी डिपार्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक पड़ा रहेगा। एंड यदि अपने ही आदमी से आया है, सपोज हम लोग यहाँ पे 6-7 डिपार्टमेंट है, ठीक है, इसने 100 रुपए का आइटम इसको 110 में दिया, फिर ये आगे उस पर प्रॉफिट लगा के दे रहा है, तो कंपनी सच में ये प्रॉफिट कमा रहा है क्या? तो यानी जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है उसमें वो प्रॉफिट तो रियलाइज ही नहीं हुआ है, तो मुझे अनरियलाइज प्रॉफिट को हटाना पड़ेगा। जब कंपनी एज ए होल अपना कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी तो उसमें से क्या करना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट ऑलरेडी एडेड है, इंटर डिपार्टमेंट प्रॉफिट, वो कंपनी का प्रॉफिट तो है नहीं, दैट इज अनरियलाइज प्रॉफिट, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। यही है पूरा का पूरा डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, और कुछ भी नहीं है। यस, स्टॉक रिजर्व लिखिएगा, वही जो ब्रांच अकाउंट में सीखा था, स्टॉक रिजर्व क्रिएट करेगा, नेक्स्ट ईयर में वही स्टॉक रिजर्व का एंट्री रिवर्स हो जाता है।
ठीक है। तो डिपार्टमेंट बेसिकली अपना क्या है, दो तरह का डिपार्टमेंट होगा, एक होगा डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। जैसे कि बिग बाजार वगैरह थे, यानी जिसको आज अपन स्मार्ट बाजार भी बोल सकता है कुछ कुछ सिटीज में, तो ये स्मार्ट बाजार वगैरह क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। यदि सपोज सोचो जो बिग बाजार यहाँ पे था गुवाहाटी में, बिग बाजार शिलोंग में भी था, ठीक है, तो इनका कोई रिलेशन नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। शिलोंग वाला अपने हिसाब से करता है और यहाँ वाला अपने हिसाब से। शिलोंग के बिग बाजार वाले डिपार्टमेंटल स्टोर में कोई चीज का रिक्वायरमेंट है तो वो हेड ऑफिस से मंगवा लेता है, और वैसे गुवाहाटी वाला करता है, यहाँ की सेल कुछ और होगी, वहां की सेल कुछ और होगी, और दोनों में सेलिंग प्राइस का भी डिफरेंस होगा। बिकॉज हो सकता है कोई आइटम शिलोंग में महंगा मिल रहा हो और हमारे गुवाहाटी वाले बिग बाजार में सस्ता है, ठीक है। इट इज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर एंड द एरिया। क्लियर है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स। वेयर डिपेंडेंट डिपार्टमेंट, जैसे अभी बात किया मैंने मारुति सुजुकी, यदि पार्ट्स वाला और इंजन वाला अपना काम करके असेंबली वाले को नहीं देगा तो असेंबली वाला कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो क्या है, डिपेंडेंट है, यानी सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इफ डिपार्टमेंट 1 अपना काम टाइम पे कंप्लीट करके नहीं देगा तो डिपार्टमेंट 2 को डिले होगा, फिर डिपार्टमेंट 2 का डिले डिपार्टमेंट 3 को भी डिले होगा, यानी दीज आर ऑल डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स। क्लियर है। तो डिपेंडेंट वालों का अकाउंटिंग, नॉर्मली डिपेंडेंट वालों का अकाउंटिंग क्या होता है कि एक जगह ही होता है, अकाउंट्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट इन वन बुक्स ओनली। कंपनी करेगा ना, उस फैक्ट्री के अंदर जो अकाउंटेंट बैठा है वही तो सारी की सारी अकाउंटिंग करेगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक ही जगह हो रहा है। लेकिन हर एक डिपार्टमेंट का अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा तो वो भी कर सकता है। अकाउंट्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज प्रिपेयर्ड इन सेपरेट बुक। ये दो तरीका है अकाउंटिंग करने का, क्या करो, कॉमन अकाउंटिंग कर दो या फिर सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना लो। ठीक है, नॉर्मली तो क्या होता है कि कॉमन ही होता है, ठीक है। जैसे मारुति सुजुकी का तो वहां अकाउंटिंग एक जगह ही होता होगा, ठीक है। लेकिन ये स्मार्ट बाजार वगैरह जो है, इन सबका क्या होता है, इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग होता है। तो यू कैन एडॉप्ट एनी ऑफ द मेथड। क्लियर है ये चीज। क्योंकि बिग बाजार आईबीसी में जा चुका है और रिलायंस धीरे धीरे उन एरियाज को एक्वायर करके उसको स्मार्ट बाजार नाम दे रहे हैं। अभी तक तो नहीं है, बहुत ऑलमोस्ट सब स्टेट्स के अंदर, सिटीज के अंदर बंद होता जा रहा है। हाँ, तो इसको थोड़ा सा अभी तक ये कंपनी बंद नहीं हुआ है। तो आप देखोगे कि जू रोड में अपना सेंट्रल था वो बंद हो गया, ठीक है। फिर इधर ब्रांड फैक्ट्री था वो बंद हो गया। ये सारा फ्यूचर ग्रुप का कंपनीज था। जो खरीदेगा उस एरिया को, क्योंकि यहाँ पे तो उनका खुद का प्रॉपर्टी थोड़ी है, रेंट पे था। अब लैंडलॉर्ड के पास जो आएगा उनको रेंट देगा, वो उनको दे देगा। नुकसान किसको हुआ, जो लोग उधर काम कर रहे थे, एम्प्लॉयज वगैरह अचानक अनएम्प्लॉयड हो गए। तो वो चीज है। तो माइट भी देखो कोई ना कोई बेसहारे को सहारा दे देता है। तो डूबती हुई कंपनी है, कर्जा बहुत है, कोई कंपनी आके उसको खरीद भी सकता है सस्ते रेट में, तो ये रिवाइव भी हो जाएगा तुम्हारा। उस जैसे रुचि सोया के साथ हुआ था, बाबा रामदेव जी ने खरीद लिया था, खरीदते कहां से कहां चला गया वो कंपनी बेचारा वापस। हाँ, बहुत सारा लॉस नहीं, बहुत सारा लोन, इतना लोन है इनके पास में, इसके वजह से। बाबा रामदेव, पतंजलि। हाँ हाँ हाँ, वही तो। वो क्या कब बढ़ा था, जब एक बार मार्केट में न्यूज आया कि बाबा रामदेव इज गोइंग टू एक्वायर द रुचि सोया, उसका तो हाथ ही नहीं लगने दिया। आलोक इंडस्ट्रीज, डूबा हुआ टेक्सटाइल कंपनी था, अंबानी ने बोला मैं खरीदूंगा, तो खरीदा, तो एक बार के लिए बूम हुआ, फिर वापस नीचे आ गया, क्योंकि उसमें इतना काम होता नहीं। क्योंकि वो बूम आया था कोविड के टाइम। रीजन है कि पीपीई किट्स, उस टाइम कोविड के टाइम सबसे ज्यादा सेल हो रहा था पीपीई किट्स, और वो कंपनी बहुत ज्यादा बना रही थी, उसके पास रिसोर्सेज थे, उसका उस टाइम अच्छा सेल्स था। अभी ऐसा खास नहीं है। हाँ, अलग अलग स्टोर्स है, ब्रांचेस नहीं है। स्टोर है इन टाइप का डिपार्टमेंट, तो वो लोग डिपार्टमेंट, हाँ, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करते हैं। हाँ, नहीं, विशाल मेगा मार्ट किसका है, विशाल तो इसी का ही है, रिलायंस का खुद का नाम है, ब्रांडिंग स्मार्ट बाजार, बस इट्स अ ब्रांडिंग और कुछ नहीं है। तुमको क्या पता था कि बिग बाजार असली में कंपनी का नाम फ्यूचर रिटेल है?
हाँ, सारा का सारा खत्म। लेकिन बॉम्बे में अभी भी कुछ स्टोर्स खुले हैं और वापस लीज पे लिए गए हैं। तो बहुत कुछ कहानी चल रही है इसके अंदर। कंपनी आईबीसी के अंदर जा चुका है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट, दिवालिया घोषित हो चुका है, वहां पे भी प्रोसीडिंग चल रहा है। और वहां पे लॉ देखो इतना जल्दी कोई भी चीज को बंद नहीं करता। हमने सीखा था कि रिवाइव करने का कोशिश किया जाता है, जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इसका नहीं हो सकता, अभी सिर्फ कोशिश किया जा रहा है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, यानी अमालगमेशन, मर्जर, परचेज, वो सब तरीके से कि कोई इसको खरीद लो, इसकी बिडिंग लगाई जाएगी, कोई बोलेगा कि अच्छा ठीक है हम इतना 100 करोड़ में खरीद रहे हैं, इतना 1000 करोड़ में खरीद रहे हैं, हमको दे दो, हम चलाएगा इस कंपनी को, आपका जो भी लोन वोन है हम पे कर देगा। लेने से डीमार्ट वाला ले जाए तो डीमार्ट को घुसने नहीं देगा ना, डीमार्ट घुसेगा भी नहीं इसके अंदर। दिवालिया कंपनी में एक अमेजॉन घुस सकता था, उसको वैसे रिलायंस ने घुसने नहीं दिया, और रिलायंस को बाकी लोगों ने घुसने नहीं दिया, तो ये बेचारा सड़ रहा है। रिलायंस तो खरीदने को रेडी था। जैसे अभी तो डिपार्टमेंट, हेलो, हाँ, अरे बस अमेजोन ने अड़ंगा अड़ाया, फिर रिलायंस का ईगो हर्ट हो गया, नहीं खरीदा। हाँ हाँ, एयर इंडिया तो फिर भी मिल गया ना, एट द एंड ऑफ द डे तो मिल ही गया उनको, घूम फिर आके झक मरा के देना ही पड़ेगा, इतना साल लॉस खाया, स्टार्टिंग से उन्हीं के पास रहने देता। एयर इंडिया क्या हुआ था, एयर इंडिया बस जबरदस्ती लिया गया था उन लोगों से, इंडियन लॉज ने अपना कानून लगा के जानबूझ के टाटा से ले लिया था। और उस टाइम जमशेदजी टाटा ने बोला था कि आप बेवकूफों को तो एयर इंडिया फ्लाइट चलाना तक नहीं आता, आप कंपनी क्या चलाओगे। ठीक है, उन्होंने बोला था आप नहीं सकोगे, ये एक बहुत खतरनाक सेक्टर है जो लॉस मेकिंग बहुत जल्दी हो जाता है, यहाँ पे कॉस्ट भी निकालना बहुत महंगा बात है। वही हुआ कहानी, सालों तक एयर इंडिया लॉस में चलती गई, फिर लास्ट में उनको बेचना ही पड़ा, वही है। ठीक है, तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग कुछ भी कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं ईच एंड डिपार्टमेंट का, या फिर एक कॉमन प्लेस में भी हो सकता है। फिर हमने बात किया था इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स भेजेगा, फिर दूसरा आगे और ऐसे करके सेल करेगा। अब ये कैसे भेज सकता है, इट कैन बी सेंड एट कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे भेज दो, या फिर एट मार्केट प्राइस में भेज दो, या फिर कॉस्ट प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। कंपनी ने डिसाइड कर दिया कोई भी डिपार्टमेंट क्या करेगा, अपने कॉस्ट में 10% ऐड करके भेजेगा। ठीक है, तो वो डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, उसमें अपने को कोई दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन खुद चुपचाप बोलेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, इफ मार्केट प्राइस में भेज रहे हैं, इफ मार्केट प्राइस में आपने भेजा या फिर कॉस्ट प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भेजा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ईयर एंड में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी कब करेंगे, सपोज आपका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए और मार्केट प्राइस 80 रुपए, तो यहाँ पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कुछ करना है क्या, नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे क्लोजिंग स्टॉक में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है ही नहीं। क्लोजिंग स्टॉक में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कब होता है, जब मार्केट प्राइस इज हायर देन कॉस्ट होता है, तभी तो उसमें प्रॉफिट एलिमेंट होगा ना। 100 रुपए का चीज मार्केट प्राइस है 130 रुपए, तो आप 130 में भेजेंगे। इफ वो सेल नहीं कर पाया डिपार्टमेंट, तो उसके स्टॉक में रहेगा, एट द एंड ऑफ द डे उसका क्लोजिंग स्टॉक कंपनी के नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा, कंपनी तो उसको कॉस्ट पे लेगी ना। दैट 30 रुपीज इज योर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, एंड उसका अपने को ट्रीटमेंट करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक रिजर्व। क्लियर है ये वाला चीज? हाँ, तो लॉस तो रिकॉग्नाइज करते हैं प्रूडेंस के हिसाब से, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। हाँ, वो तो प्रूडेंस ही बोलता है मेरे को, एंटिसिपेट फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन प्रॉफिट इमीडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं करते, इसीलिए हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, स्टॉक रिजर्व बनाते हैं। ठीक है, स्टॉक रिजर्व बनाने का जर्नल एंट्री क्या था, ये था, प्रॉफिट कम हो जाएगा और स्टॉक रिजर्व आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर वही वापस क्या बन जाएगा, स्टॉक रिजर्व मेरे प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बनते ही हम लोग ने क्या किया होगा, उसको सेल कर दिया होगा, तो वो मेरे प्रॉफिट में काउंट हो जाता है। तो स्टॉक रिजर्व का कहानी क्या करना है अपने को, whenever interdepartmental transfer includes profit, then from closing stock such profit is eliminated by creating or transferring such amount to stock reserve। सेम थिंग जो आपने ब्रांच अकाउंटिंग में किया। ठीक है, क्योंकि कोई भी कंपनी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट प्राइस पे दिखाता है या फिर एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। सपोज यू आर माय डिपार्टमेंट,
मैंने क्या किया, अपना 1000 रुपए का गुड्स तुमको भेज दिया 2000 रुपए में, ठीक है, तुम बेच नहीं पाए, तो ईयर एंड में जब वापस मैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, मेरे पास जितना स्टॉक है वो तो दिखाऊंगा ही, प्लस तुम्हारे पास जो स्टॉक है वो भी तो मुझे दिखाना पड़ेगा मेरे बुक्स में, बिकॉज यू आर माई डिपार्टमेंट, एज ए कंपनी तो मैं ही हूँ, राइट। तो जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्लोजिंग स्टॉक दिखाऊंगा, तो तुम्हारे पास जो स्टॉक है उसको किस वैल्यू पे दिखाना चाहिए, कॉस्ट पे। यदि मैं उसको सेलिंग प्राइस पे दिखा दिया, तो यानी ऑटोमेटिकली मेरा जीपी ज्यादा आएगा, क्या मैंने वो कमाया है क्या? इफ मैंने कमाया ही नहीं और उतना प्रॉफिट ज्यादा दिखाऊंगा, तो मैंने प्रूडेंस का वायलेशन कर दिया। मैंने क्या किया, फ्यूचर एक्सपेंस गेन्स को अकाउंटिंग कर दिया, और फ्यूचर गेन्स को हम लोग अकाउंटिंग नहीं करते हैं। यदि ऐसा होने लगा, कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी क्या करेगा, एक डिपार्टमेंट बनाएगा, अपना 500 करोड़ का गुड्स डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करेगा 2000 करोड़ में, ठीक है, दिख गया 1500 करोड़ का प्रॉफिट, नहीं बिका, क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है, फिर तो हर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बन जाएगा। फिर उस प्रॉफिट स्टेटमेंट से बैंक के पास जाएगा, लोन लेगा। बैंक तो क्या दिखता है, तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट दिखेगा, अच्छा बहुत प्रॉफिट है, यानी कंपनी का पैसा डूबेगा नहीं, बट असली में क्या था, कंपनी का प्रॉफिट था ही नहीं, अपना ही एक क्लोन क्रिएट किया, उसको सामान ट्रांसफर किया और दिखा दिया मैं बहुत प्रॉफिट कमा रहा हूं। इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है, हर बार क्लोजिंग स्टॉक में जितना भी अनरियलाइज प्रॉफिट होता है उसको एलिमिनेट करना होगा। क्लियर ये चीज, लॉजिक समझ में आया क्यों करते हैं। फिर अपने कुछ डिस्कशन किया था कॉमन एक्सपेंसेस को बांटने का, जैसे कि रेंट एरिया वाइज बांट देगा हम लोग, ठीक है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है उसमें फ्लोर वाइज हमने बांट के रखा हुआ है, तो उसका इंश्योरेंस का खर्चा कैसे करेंगे, जिस फ्लोर में जितना एरिया का ज्यादा डिपार्टमेंट है उस पर वो खर्चा चार्ज कर देंगे। तो दीज आर द बेसिस, एकदम कॉमन लॉजिकल है, ऐसा कुछ है नहीं कि आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। जैसे कि सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस डिपेंड करेगा हर एक डिपार्टमेंट के सेल्स के ऊपर, जो डिपार्टमेंट जितना ज्यादा सेल करेगा उसी का तो सेलिंग एक्सपेंसेस ज्यादा होगा। तो हम लोग सेलिंग एक्सपेंसेस को कैसे बांटेगा, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, जैसे प्री एंड पोस्ट में करते थे, एक बेसिस होता था ना बांटने का, वही आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट में खर्चों को बांटना पड़ेगा। लाइटिंग एंड हीटिंग, लाइट का खर्चा है, तो जो डिपार्टमेंट जितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उस बेसिस पे अपन बांट देगा। या फिर जिस डिपार्टमेंट का जितना लोड कैपेसिटी है, क्योंकि आप जब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हो तो आपको एक लोड कैपेसिटी बताना होता है। हो सकता है कि जैसे कि तुम्हारा एक घर है, 3 स्टोरीड बिल्डिंग है, एक फ्लोर में तुम रहते हो, एक फ्लोर में मम्मी पापा, एक फ्लोर में भैया बहन उन लोग रहते हैं, ठीक है, लेकिन मम्मी पापा का फ्लोर में एसी नहीं लगा हुआ, तुम्हारे फ्लोर में 2-2 एसी लगे हुए, और भैया भाभी और दीदी का फ्लोर में एक एसी लगा हुआ है, तो बताओ इलेक्ट्रिसिटी किसका वजह से ज्यादा आ रहा होगा, जहां 2 एसी है, लोड कैपेसिटी तुमको तो ज्यादा दे रखा है, तो वैसे ही बांटेगा ना, एज पर द लोड कैपेसिटी, या फिर एज पर द यूनिट्स कंज्यूम, सेपरेट सेपरेट मीटर लगा देगा, ठीक है। पीजी वगैरह में देखा है अलग अलग सब मीटर्स लगे होते हैं, जैसे आपने रेंटेड फ्लैट्स में देखा होगा, तो एक कॉमन मीटर होता है और एक सब मीटर्स होते हैं। वो सब मीटर किस लिए होता है, ताकि एक पर्टिकुलर फ्लैट से कितना यूनिट्स उठ रहा है उसका इलेक्ट्रिसिटी वो पे करेगा, राइट। तो वही चीज यहाँ पे लाइटिंग और हीटिंग के केस में क्या बोला, जो जितना डिपार्टमेंट एनर्जी कंज्यूम करेगा उस हिसाब से हम लोग खर्चे को बांट देंगे। कैरेज इनवर्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैरेज इनवर्ड मतलब गुड्स आ रहा है, परचेज करने के लिए जो खर्चा लग रहा है, तो जिस डिपार्टमेंट का जितना परचेज होगा उस हिसाब से तो खर्चा हो रहा होगा, उस रेशियो में बांट दो। वेजेस एंड सैलरी डिपेंड्स अपॉन द एम्प्लॉयज, ठीक है, जितना टाइम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जिसमें ज्यादा होगा वहां का वेजेस एंड सैलरी ज्यादा हो सकता है, या फिर जितना घंटा जिस डिपार्टमेंट में टाइम वर्क हो रहा है तो उधर ही तो ज्यादा पे करना पड़ रहा है ना, बिकॉज नॉर्मली फैक्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, कैजुअल लेबर्स ज्यादा होते हैं जो आर्ली पेमेंट के बेसिस पे काम करने आते हैं। इफ कोई डिपार्टमेंट में 6 घंटा का काम हो रहा है तो 6 घंटा का वेजेस पे कर रहा है, लेकिन किसी डिपार्टमेंट में 10 घंटा काम हो रहा है तो उधर तो वेजेस 10 आवर्स की जा रही है ना, तो उसी डिपार्टमेंट में क्या करेंगे हम लोग, जितना नंबर ऑफ आवर्स का वर्किंग हुआ है उसी रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, उस एक्सपेंस को बांट देंगे। क्लियर। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये सब क्या है, डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ द एसेट के ऊपर, जिस डिपार्टमेंट में जितनी महंगी एसेट उधर ही तो डेप्रिसिएशन ज्यादा चल रहा होगा तुम्हारा, तो वो डिपेंड करेगा मेरा वैल्यू ऑफ द एसेट, तो हम लोग एसेट्स के रेशियो में उस एक्सपेंसेस को डिवाइड करेंगे। देन कम्स लेबर वेलफेयर,
लेबर वेलफेयर मतलब खाना पीना, चाय कॉफी, वो सब जो तुम लोग एम्प्लॉयज को देते हो। तो जिस डिपार्टमेंट में जितने ज्यादा लेबर होंगे वहीं पे लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहा होगा, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पे बांट दो। पीएफ ईएसआई, पीएफ ईएसआई क्या होता है? टैक्स में पढ़ा होगा, प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। पीएफ किस पे कटता है? सैलरी पे कटता है। तो जिस डिपार्टमेंट का सैलरी जितना ज्यादा होगा उधर का पीएफ का लायबिलिटी उतना ही होगा। तो ये मेरा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे डिपेंड नहीं करता, सैलरीज और वेजेस पे डिपेंड करता है। तो उस रेशियो में हम लोग इसको बांटेगा। क्लियर है यहाँ तक? देन बाकी कोई भी खर्चा है डिपेंड करेगा, वो क्वेश्चन खुद बता देगा कि इसको सेल्स बेसिस पे बांटो, टाइम बेसिस पे बांटो, इक्वली बांट दो, या जितना एक्चुअल है एक्चुअल बेसिस पे। कभी कभी कुछ खर्चे तो बांटने ही नहीं पड़ेंगे, बोलेगा ये स्पेसिफिक इसी डिपार्टमेंट का है तो उसी डिपार्टमेंट में अपन चार्ज कर देगा। आई बात समझ में? इफ लेकिन कोई भी खर्चा जो अपन नहीं बांट सकते, सर्टेन एक्सपेंसेस व्हिच कैन नॉट बी अपोर्शन ऑन सुटेबल बेसिस। सुटेबल बेसिस का मतलब ये सारा, हमारे पास कोई बेसिस नहीं है, कैसे बांटे? तो दैट विल बी चार्ज टू कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दे आर रिकॉग्नाइज्ड इन द कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो एज ए कंपनी टोटल होल का बनेगा। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कंपनी के पास पैसा पड़ा था, उसने इन्वेस्ट कर दिया, उससे कोई प्रॉफिट और गेन हुआ तो कैसे बोलेगा कि ये पैसा जो कंपनी के पास पड़ा था किस डिपार्टमेंट की वजह से पड़ा था, या फिर मैंने तुम्हारा वाला पैसा इन्वेस्ट किया है। इट्स नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई। तो उस कंडीशन में इस टाइप के इनकम और एक्सपेंसेस को हम लोग कहाँ कर दिखाते हैं? कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आया समझ में? इतना ही है तुम्हारा डिपार्टमेंटल अकाउंट, कुछ नहीं है। प्रॉफिट और लॉस निकालना है। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए क्या चाहिए? इनकम माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल सेल्स चाहिएगा और हर एक डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल एक्सपेंसेस चाहिएगा। इफ कॉमन एक्सपेंस बता रखा है तो उसको सुटेबल बेसिस से हर डिपार्टमेंट में चार्ज कर देंगे हम लोग। फिर क्लोजिंग स्टॉक में से अनरियलाइज प्रॉफिट को हटा देंगे। वी विल गेट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। इतना ही है डिपार्टमेंटल अकाउंट। जो आपका प्री एंड पोस्ट और ब्रांच में आपने किया था वही चीज आपको डिपार्टमेंटल में करना है। क्लियर है ये वाला चीज? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, एल्स अपन स्टार्टिंग से नोट्स लिखना स्टार्ट करेगा। हाँ, अब डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। कंबाइन बनाने बोला है, कॉमन बनाने बोला है तो कॉमन से हटाएगा, इंडिविजुअली हटाएगा। नहीं, कंपलसरी नहीं। नॉर्मली तो हर क्वेश्चन में तुमसे बनवाया जाएगा, बट जरूरी नहीं। कभी कभी सिर्फ क्वेश्चन आ जाएगा सिर्फ इस डिपार्टमेंट का बना के बताओ, हम लोग सिर्फ इंडिविजुअल एक डिपार्टमेंट का बनाएगा। ठीक है, देखो जो स्टॉक रिजर्व वाला पॉइंट समझा था उसको देखते हैं एक बार। गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट पी टू डिपार्टमेंट क्यू। पी क्या करता है? क्यू को गुड्स बेचता है एट अ प्राइस 50% अबव कॉस्ट। इफ कॉस्ट 100 रुपए है तो इसमें वो प्रॉफिट लगा था कितना? 50 रुपए। तो क्यू को कितने रुपए में भेजेगा? 150। इफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट क्यू इज 27,000, ये तो इनवॉइस प्राइस पे होगा ना। ठीक है, यानी इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है 50 रुपए, मतलब 50% प्रॉफिट इंक्लूडेड है। व्हाट विल बी योर स्टॉक रिजर्व? कैन आई से दिस इज माय 150%? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट क्यू, तो इसी के अंदर तो प्रॉफिट होगा। सुनो मेरा बात, डिपार्टमेंट पी ने डिपार्टमेंट क्यू को भेजा, तो डिपार्टमेंट क्यू के पास क्लोजिंग स्टॉक कहां से आएगा? डिपार्टमेंट पी वाला ही तो होगा। वो खुद से थोड़ी ना कुछ खरीदता है। सारे डिपार्टमेंट क्या होते हैं? सामान आता रहता है, बन के आगे निकलता है, जो नहीं बना वो पड़ा रहेगा। तो डिपार्टमेंट क्यू के पास जो पड़ा है गुड्स, वो कौन से डिपार्टमेंट से आया है? क्यू के पास। तो जब एज ए कंपनी होल ईयर एंड में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को मर्ज करेगा तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। तो टेल मी व्हाट इज द स्टॉक रिजर्व ऑन द स्टॉक अवेलेबल एट डिपार्टमेंट क्यू? 9,000। बिकॉज ये कितना है? 150%। इफ 150 रुपए का सेलिंग प्राइस पे,
प्रॉफिट एलिमेंट 50 रुपए होता है तो इतना में प्रॉफिट कितना होगा? यूनिटरी मेथड कर लो, या फिर यू कैन से ये 150% है, सो यू कैन कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस 27,000 डिवाइडेड बाय 150%, तो कॉस्ट कितना आ जाएगा? 18,000 इज द कॉस्ट. सो यू कैन फाइंड आउट द स्टॉक रिजर्व. स्टॉक रिजर्व क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. 27,000 minus 18,000, 9,000 is the value of your stock reserve. कोई शक इसमें? ये सेम चीज ब्रांच में ही किया था. अब तो स्टॉक रिजर्व एक आदत सा हो जाना चाहिए. यही चीज आपने अमालगमेशन में भी किया था. भूल गए हो. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी किया था तुमने. नहीं किया? लिक्विडेशन, लिक्विडेटर, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, वो सब नहीं किया था? तुम नहीं बैठा था? कंसोलिडेशन किया, अमालगमेशन किया, बैंकिंग एंड बीएफसी, बोनस एंड राइट. चलो बढ़िया, ये समझ में आया. इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस था नहीं. स्टॉक रिजर्व निकालना मतलब क्लोजिंग स्टॉक में यदि कोई प्रॉफिट एलिमेंट है उसको अलग करना, उसको अपन स्टॉक रिजर्व बोलते हैं. क्या एग्जाम में आएगा? अलग से तो आएगा नहीं, बड़े क्वेश्चन में जरूर रहेगा इसका पार्ट. ठीक है. अब थोड़ा थोड़ा रिदम में चलता है कि डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग पीएनएल कैसे बनाता है. जेड लिमिटेड हैज 3 डिपार्टमेंट्स एंड सबमिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st ऑफ मार्च. आपने कितना परचेज किया? डिपार्टमेंट ए ने इतना किया, डिपार्टमेंट बी ने और डिपार्टमेंट सी ने इतना इतना परचेजेस किया. इन यूनिट्स है, एक दूसरे से आया होगा, नहीं तो इंडिविजुअली भी कर सकते हैं. इंडिविजुअली किया होगा, यहाँ पे तो कुछ बोला नहीं है, तो इंडिविजुअली अपना अपना उन्होंने परचेज किया. परचेज अमाउंट दे रखा है. ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तुम लोग, नहीं सकोगे. देखो पूछा क्या है, आपके पास परचेज यूनिट्स पता है, टोटल परचेज अमाउंट पता है, सेल यूनिट्स पता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट पता है, क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स पता है. You are required to prepare departmental trading account of Jet Limited, assuming that the rate of profit on sale is uniform in each case. क्या तुम डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग पीएनएल बना सकते, ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो? यहाँ कोई इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर नहीं है, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है. ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है? 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेजेस, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, 2 जीपी बाय जीएल, बन गया ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है. अब देखो, यही तो बातें, यही तो अच्छी बात है इस क्वेश्चन के अंदर में कि बहुत कुछ नहीं दिया हुआ. तुम्हारे पास में इतना पता है तुमको, पूरे साल भर में तुमने, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ए का, तो बीसी ऑटोमेटिकली हो जाएगा. डिपार्टमेंट ए के अंदर में तुमने 6,000 यूनिट खरीदा, ये तुमने परचेज किया, तुमने बेच दिया 6,120 यूनिट. हाउ इट इज पॉसिबल? पहले से पढ़ा होगा वो. और अभी भी उतना बेचने के बाद अभी भी तुम्हारे स्टॉक में 600 यूनिट पड़ा है. इसका मतलब 720 ओपनिंग स्टॉक था. आया ना समझ में? इंटरप्रिटेशन है एवरीथिंग, प्रेजेंटेशन में बता दूंगा, बट तुमको समझ में आया ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स कैसे निकाला हमने? यानी मेरे को ओपनिंग स्टॉक निकालना होगा, तो कितना निकाला इसका? 720 यूनिट्स निकाला तुमने. कैसे निकाला? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेजेस. समझे? अभी इतना जल्दी नहीं, थांबा. सेकंड का ओपनिंग स्टॉक कितना आ रहा है तुम्हारा?
480, बाकी भी मेहनत करो भाई लोग, दिमाग चलाओ। क्वेश्चन को ये मत समझो हर चीज प्रेजेंटेशन होता है, मेन होता है फिगर्स निकालना। अभी बताया ना कैसे कि 12,000 यूनिट खरीदा है मैंने, उसमें से इतना बेच दिया 11,520, 12,000 खरीदा 11,520 बेच दिया, तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए था 480 यूनिट। 960 कहां से आ गया? मतलब पहले से पड़ा था हमारे पास घर पे, कितना पड़ा था? 480 यूनिट्स, 612 यूनिट। स्मार्ट हो गए तुम लोग तो, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। अब आगे कैसे बढ़े? रुपीस चाहिए आपको तो ट्रेडिंग अकाउंट में, यूनिट्स नहीं लिखते हम लोग। ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स, नॉट यूनिट्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, तो हम लोग कम से कम टोटल सेल्स तो निकाल ही सकता है। चलो टोटल सेल्स बताओ मेरे को। 2 लाख, क्या बात कर रहे हो? टोटल बताओ भाई, टोटल की बात हो रही है यहाँ पे। ए का सेल्स को ए का परचेज से कंपेयर करना होगा, लेकिन ए का परचेज वैल्यू तो पता ही नहीं है तुम्हें। टोटल परचेज वैल्यू पता है, तो सेल्स वैल्यू भी क्या चाहिए? टोटल। तो टोटल सेल वैल्यू निकालो। क्या बोल रहे हैं भाई? 15 लाख श्योर का लॉक कर दें? मैं भी कैलकुलेट कर लूं। ठीक है, अब सुनो, एक क्वेश्चन याद आ रहा है क्या तुम लोग को? बचपन में पढ़ा था, बचपन में AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, CA फाउंडेशन में पढ़ा था ना? ना ना ना, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, जहां पे क्लोजिंग स्टॉक भी सेलिंग प्राइस पे दिया हुआ होता था। तब आप क्या एज्यूम करते थे? जितना खरीदा उतना ही बेच दिया। मुझे देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बहुत कुछ मिसिंग है, जीपी परसेंटेज नहीं पता, बट इतना जरूर पता है कि क्यों ना एक एजम्पशन ले लिया जाए, जब आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं पता तो ओपनिंग स्टॉक का परचेज प्राइस भी नहीं पता, तो करंट ईयर में जितने में खरीद रहे होंगे लास्ट ईयर भी वैसे ही खरीदा होगा, राइट? तो ये एजम्पशन ले लेते हैं कि जितना परचेज किया है वो सारा का सारा बेच दिया। जितना परचेज किया हमने वो सारा का सारा बेच दिया, तो कितने में बेचेंगे? 6,000 इंटू 40, 12,000 into 45, 14,400 into 50. What will be the selling price of the goods which we have purchased? 15 लाख, बिकॉज पर यूनिट रेट तो सेम ही रहना है ना। आपने टोटल नंबर ऑफ यूनिट जितना भी खरीदा उसका परचेज प्राइस है, योर परचेज प्राइस, परचेज कॉस्ट इज कितना? 6 लाख टोटल। अब इसी गुड्स को तुम मार्केट में बेचने जाओगे तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो क्वेश्चन में दे रखा है ना, तो इन्हीं गुड्स को सेल करने का कितना होगा? सेल वैल्यू क्या होगा? 15 लाख। तो व्हाट इज द जीपी? इस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट इन टोटल बेसिस पे निकाल लिया, तो जीपी परसेंटेज तो यूनिफॉर्म ही रहता है पर यूनिट वाइज, सो यू कैन कैलकुलेट जीपी परसेंटेज 9 lakh divided by 15 lakh into 100. 60% is the GP percentage. क्लियर है इतना चीज? अभी तक आपने क्या क्या निकाल दिया?
आपने ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल लिया, जीपी परसेंटेज आपने कैलकुलेट कर दिया। अब है प्रॉब्लम, जीपी परसेंटेज आ गया, you have the selling price, you have the GP percentage, can you find out the cost price? You have the selling price, कैसे निकलता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस 40 रुपए है, कॉस्ट नहीं पता एक्स है, प्रॉफिट कितना है 60% ऑन सेल्स, तो 40 का 60% 24 रुपीज, तो 16 रुपए इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो इफ दिस इज द कॉस्ट प्राइस, आपने एक का निकाल लिया, यू कैन गेट द परचेज वैल्यू, मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट प्राइस से। समझ में आया? एसपी की जो 40 पर यूनिट का सेलिंग प्राइस है, हाँ, वो पी क्या है? P इज द प्रॉफिट। अभी तो जीपी परसेंटेज निकाला था तुमने, 60% ऑन सेल्स। जीपी परसेंटेज दिया है, नहीं था क्वेश्चन, तो तुम लोगों ने निकाला, ठीक है? तो उससे तुमको ये मिल जाएगा। अब देखो, फिर से मैं मिटा के वापस कर रहा हूँ एक एक करके क्या क्या निकाला। तो ये 16 कॉस्ट पर यूनिट। यस, आपने सबसे पहले इसका, इस टोटल का, टोटल परचेज का वैल्यू दे रखा है, इसी का आपने क्या किया, सेल वैल्यू निकाला। इसी का सेल वैल्यू निकाला, कैसे किया? नंबर ऑफ परचेज यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय द सेलिंग प्राइस, तो आपको मिल गया इसका टोटल सेल वैल्यू 15 लाख। So you got 9 lakh as the gross profit. With this you could find out the GP percentage, जो निकला आपका 60% on sales। तो इस 40, 45, 50 में से 60%, 60%, 60% माइनस कर दें, you will get the cost price of the product। परचेज कॉस्ट पता चल जाएगा, ठीक है? तो क्या किया था, इसका निकला था कितना, 16 रुपए, 18, 20, तो 6000 इंटू 16, 12,000 इंटू 18, 12,400 इंटू 20 करेंगे तो काम हो जाएगा। सिमिलरली ओपनिंग स्टॉक, हाँ 6 लाख ही आएगा, बट मुझे पर यूनिट रेट नहीं पता था ना, वो निकाल लिया। तो यही पर यूनिट रेट आप ओपनिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा टेबल बन गया तुम्हारा। आया समझ में? एक एक करके फिर से समझाता हूँ। देखो, आपको ये बनाना था ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए आपको ओपनिंग स्टॉक को क्या करना है, नंबर ऑफ यूनिट चाहिए था ओपनिंग स्टॉक का। सो व्हाट यू डिड, आपने बोला कि मैंने बेचा है इतना, इतना अभी भी पड़ा है, राइट? तो कम से कम इतना स्टॉक तो तुम्हारे दुकान में होना ही पड़ेगा। इफ यू हैव सोल्ड 6120 यूनिट्स, इतना तो बेच दिया कस्टमर को, और 600 यूनिट अभी भी घर पे पड़ा है, तो मतलब पूरा दुकान में 6720 यूनिट तो था ही, उसमें से करंट ईयर में खरीदा है 6000, यानी 720 इज योर ओपनिंग यूनिट्स। इस तरीके से आपने ओपनिंग यूनिट्स कैलकुलेट कर लिया। अब चाहिए कॉस्ट प्राइस, किससे मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाले, उसके लिए मुझे सबसे पहले क्वेश्चन ने दे रखा है सेलिंग प्राइस। तो हमने क्या एज्यूम किया, जो यूनिट्स खरीदा है वही सारा बेच दिया, तो नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय द सेलिंग प्राइस किया, तो वी गॉट द टोटल सेलिंग प्राइस। उसकी हेल्प से वी कुड फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स, ये निकाल लिया हमने, राइट? अब इस प्रॉफिट परसेंटेज को सेलिंग प्राइस से माइनस कर दे, वी कुड गेट द कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस में से मेरा प्रॉफिट हट गया, तो आई गॉट द कॉस्ट प्राइस। उस कॉस्ट प्राइस को परचेज यूनिट से मल्टीप्लाई किया, तो परचेज वैल्यू पता चल गया इच डिपार्टमेंट वाइज। और वही तुम ओपनिंग स्टॉक को भी इसी कॉस्ट से वैल्यू करना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक जो नंबर ऑफ यूनिट्स आए थे, उसको यदि तुम इस रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। कितना था, 720 इंटू 16, 720 इंटू 16, 11520 ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू। 480 मल्टीप्लाई बाई 18 रुपीज, 8640, ठीक है? 612 मल्टीप्लाई बाई 20 रुपीज कॉस्ट प्राइस, 12 to 40। वैसे ही परचेज का किया,
नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट प्राइस। हम लोग को एक एक डिपार्टमेंट का परचेज वैल्यू पता चल गया। सेलिंग प्राइस में तो क्वेश्चन खुद ही दे रखा है, जीपी परसेंटेज हमने निकाल लिया था, तो इसका 60%। जीपी परसेंटेज हमेशा सेल्स वर्सेस कॉस्ट होता है, यानी जितना रुपए में खरीदा माइनस जितने रुपए में तुम बेचा, वो चीज खरीदता है ना, तभी तो जीपी निकलता है तुम्हारा। तो मेरे पास में जितना नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज किया था उसका परचेज वैल्यू था, मैंने उसी का सेल वैल्यू निकाल लिया। हाँ, नहीं लिया था। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपका जीपी ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट निकल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक नंबर ऑफ यूनिट्स आपको पता है, मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट प्राइस करोगे। क्लियर है ये चीज? खत्म, यही था ये क्वेश्चन। इंटरप्रिटेशन का खेला था और कुछ नहीं था। पर्सनली तुम्हें करने देता ना, सोचते ही रहते कहां से निकालना है, कहां से शुरू करना है, किधर से करना है। बट माइट बी नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तुमको अब पता रहेगा। और कोई तरीका भी तो नहीं है ना इसमें निकालने का। तुम यही मानो कि तुमने जो खरीदा वो बेच दिया, तुम्हारे पास खरीदने का पर यूनिट कॉस्ट नहीं पता, टोटल वैल्यू तो पता है। तो मानो तुमने सबसे पहले उसी को बेचा है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट पता है, उससे मैंने उसी गुड्स का सेलिंग प्राइस सेल वैल्यू निकाल लिया, तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट निकल गया। एंड जीपी परसेंटेज यूनिफॉर्म होता है, तो जितना मैंने जो इस साल खरीदा है और बेचा होगा उस पे जितना कमा रहा हूँ उतना ही तो ओपनिंग स्टॉक में कमा रहा हूँ मैं। तो मैंने इजीली कॉस्ट पर यूनिट को आइडेंटिफाई कर लिया। क्लियर है? दिस वाज द प्रोसेस फॉर दिस क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे करना है, अच्छे से प्रॉपर्ली प्रेजेंट करके रखो इसको। और किसी का भी कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। प्रैक्टिकल मिलेगा हम लोग। Messrs. Omega is a departmental store having 3 departments X, Y, and Z. The information regarding 3 departments for the year ending 31st of March are given below. 3 डिपार्टमेंट है जिसका ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दे रखा है अलग अलग, तीनों का परचेज दे रखा है, डेटर्स दे रखे हैं, डेटर्स एट एंड है, ठीक है, सेल्स बता रखा है, क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इन ईच डिपार्टमेंट बता रखा है, फ्लोर स्पेस बता रखा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट बता रखा है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बता रखा है। द बैलेंसेस ऑफ अदर रेवेन्यू आइटम्स इन द बुक्स फॉर द ईयर आर गिवन बिलो। कैरेज इनवर्ड बता रखा है, किस में बांटेंगे कैरेज इनवर्ड को? क्या 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 ये हाँ, इन द रेशियो ऑफ परचेज। बेसिस क्या होगा? कैरेज इनवर्ड क्या होता है? गुड्स खरीदने के लिए जो खर्चा लगता है, ठीक है। तो मेरे को बताओ कैरेज इनवर्ड इधर अपन बांट लेता है एक्स वाई जेड, निकाल के बताओ फटाफट कितना कितना आएगा। और कैरेज आउटवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स होता है। एक सेकेंड स्टार्ट जो निकाल लिया वो निकाल लिया, तुम स्लो क्यों हो, फास्ट बनो। नेक्स्ट निकालो कैरेज आउटवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। बेसिस रेशियो बनाना आता है ना? हाँ, सॉल्यूशन नहीं देखना, सॉल्यूशन देखने से पाप लगता है। कैसा पाप? 1-2 अटेम्प्ट लगता है। कैरेज आउटवर्ड कितना कितना आया? अरे भाई सेल्स के रेशियो में, सेल्स का रेशियो क्या है तुम्हारा? 180, 135 और 90। 1:5। ये रेशियो है ना? क्या चीज इसको और छोटा कर सकता है? 135 90 से डिवाइड होता है क्या? नहीं, हाँ होता है। क्या चीज?
180 का तो 2 है, 2:1 1:5 135 90 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होगा। 45 तो 5 से तो तीनों डिवाइड होता है। 56 45 तो 4:3:2 45 से डिवाइड करने से 4:3:2 ये हो जाएगा। तो इसको बांट दो। हाँ 1200 2700 divided by 9 into 3 900 600 समझ रहे हो? सैलरीज को कैसे बांटोगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 25:20:15। 5:4 हाँ बताओ बताओ वैल्यूज बताओ। $20,000 $20,000 $16,000 कितना 12,000। ठीक है। देन एडवर्टाइजमेंट कैसे बांटोगे? सेल्स रेशियो करेक्ट। $80,000 $80,000 एडवर्टाइजमेंट है कुछ भी बांट देगा तुम अपना मर्जी को जैसे कर देगा क्या? 1200 900 600। डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट अलाउड। सेल्स राइट। 1000 750 500। डिस्काउंट रिसीव्ड परचेज 900 600 300। लॉजिक्स इतना फटाफट कैसे हो रहा है? Oh my God. रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट होगा तुम्हारा फ्लोर स्पेस। ये फ्लोर स्पेस के बेसिस पे होगा। एग्जाम में ये वर्किंग नोट बनाना होता है ठीक है। हाँ ये जो अभी कर रहे हैं अपन काम एज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। हाँ तो तुम्हारा एक्सपेंस बेसिस इतना इतना नहीं कैलकुलेट कुछ कैलकुलेटर क्यों दिया फिर तुमको? रेंट फ्लोर स्पेस के बेसिस पे 7,500 को बांटो। 3,000 3,000 2500 2,000। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फर्नीचर का वैल्यू के बेसिस पे। वैल्यू ऑफ फर्नीचर 400 400 200। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम। यार तुम लोगों को तो सब आता है, मेरा जरूरत ही नहीं है। यू ऑल आर एक्सपर्ट। अगला क्लास तुम लोग पढ़ाएगा मेरे को। कितना आएगा?
1500 1000 500 लेबर वेलफेयर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हाँ तो लेबर के लिए खर्चा करना तो जहाँ जिधर जितना ज्यादा लेबर होगा उधर इसका खर्चा ज्यादा होगा वही उठा लो चलो हाँ लेबर वेलफेयर एक्सपेंस बताओ कितना कितना आएगा हाँ आपको वहाँ पर एक नीचे मिनिमम बोल के दुकान को है 800 600 2 मिनट ठीक है एक एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट है पीबीडी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स बनाना पड़ेगा पीएनएल अकाउंट में वो किस पे बनेगा डेटर्स का 5% बनेगा डायरेक्ट और डेटर्स दिया है तो ऊपर डेटर्स एट एंड 15,000 10,000 10,000 तो पीबीडी कितना बनाएगा 750 15,000 का 5% कितना 750 अरे वो ये 10,000 का 5% 500 और 500 उसको बोलना मुझे का कौन देना ये तो डेटर्स पे बनता है बन गया अब क्या करना है ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाना है तुमको एक्सपेंसेस सेग्रीगेट करना पड़ेगा ये तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा ये पीएनएल 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 एंड बैलेंस शीट ठीक है अभी तो बनाना नहीं है अभी तो अपने को क्या बनाना है सिर्फ ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाना है इसमें तक जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट में और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम है वो सारे पीएनएल अकाउंट में जाएंगे उसके बाद में ऊपर से देखो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट परचेज ट्रेडिंग सेल्स ट्रेडिंग क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग ये सब तो बेसिस था तो जीपी निकल जाएगा जीपी ब्रॉट डाउन करना तो आपका सारा ये सब एक्सपेंस इनकम लिखोगे तो एनपी निकल जाएगा हाँ बैलेंस शीट में यहाँ कोई काम नहीं यहाँ बनाना क्या है अपने को ट्रेडिंग पीएनएल अलग अलग करके आई बात समझ में सो हो जाएगा ये अब ऑलमोस्ट तो कर ही लिया सारा क्रैक सिर्फ उठा के फिगर को डालना है तो नेक्स्ट क्लास आने से पहले इसको करके लेके आना कल अपन इसके अंदर आगे जाएगा बस 2 लेक्चर में डिपार्टमेंट खत्म एक मेमोरेंडम मार्कअप मार्कडाउन के लिए एक दिन लगेगा बाकी सब इजी है That's all for today. Thank you.